8-10 दिन दूर है 31 अगस्त से। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, फ्रीलांसर्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए व्हेन आई गो फॉर टैक्सेशन? तो कैसे मैं इसको अभी भी एक स्ट्रक्चर तरीके से समझूं और कैसे कलेक्शन करके डॉक्यूमेंट का टैक्स फाइलिंग का काम किया जाए? एक बार एक नोटिस आ जाती है ना किसी को, 5 लाख का बेनिफिट होगा, उसको नोटिस आएगी सीधी 50 लाख की कि आपका पूरा टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का है। तो आप 6% इसको गिन लीजिए, 18 लाख रुपीज विल बी योर। पॉलिटिकल पार्टीज को आप डोनेशन करते हैं। AIS, TIS एंड AS फॉर्म है ना, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एक तरफ मेरा बिजनेस का पैसा आ रहा है, ये मेरा स्टॉक है जहां से मैं पर्सनली कर रहा हूँ, तो ये दोनों पर्सनल और बिजनेस दो अलग चीजें हो गई, तो इनको मैं कैसे ट्रीट करूँ? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 29 सालों से। जीएसटी, इनकम टैक्स, रेरा, कंपनी लॉ, फाइनेंस। अभी सेक्रेटरी हूँ वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। अगर आप स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर या स्मॉल बिजनेसमैन है तो बिशन भाई, 29 ईयर्स, 29 साल का आपका खतरनाक बड़ा वाला एक्सपीरियंस जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए होंगे जहां आपको लगा होगा यार मैंने टैक्स फाइल कर दिया है, मेरा काम खत्म। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन ऑडिटेड जो प्रोफाइल्स रहते हैं, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, फ्रीलांसर्स, उनको बाद में एक झटका लगता हो। टाइम जब मैं शुरू में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और लोगों के पास जा रहा था, और उस टाइम मैंने एक देखा था कि मेरा इनकम टैक्स कम से कम भरना पड़े, वो चीज पे जो ध्यान देता हो, वो टैक्स कंसल्टेंट अच्छा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा है, और वो लोगों को ठीक लग रहा था। पर अभी जब आपने बताया कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और उस एक बार मैंने कर दिया तो ये बोल देंगे हाँ मेरा काम हो गया, तो सर ऐसा अभी नहीं है। समय बदल चुका है। हम जो सोच रहे हैं कि मैंने जो भर दिया, फाइल कर दिया, उसके अलावा भी अगर कुछ है तो वो स्कैन पे है, इनकम टैक्स के पास सारी डिटेल्स हमारी है, दे आर विजिलेंट। हम सब भी स्कैनर के अंदर है। तो जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर ऐसा समझ लिया हमने कि मैंने एक बिजनेस का इनकम दिखा दिया, दूसरी चीज नहीं दिखाई, तो गारंटी नहीं है कि आपको कोई नोटिस नहीं आएगी। गारंटी उसकी बल्कि है कि आपको नोटिस जरूर से आएगी कि आपने अपनी पूरी इनकम बताई नहीं हुई है। और सैलरी वाले की बात करें तो सैलरी एम्प्लॉई का तो क्या है कि फॉर्म नंबर 16 आ ही जाता है। बिजनेस वाला भी अगर अपनी इनकम सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं करता है, या तो वो कम डिस्क्लोज करता है, तो उसको ही खुद को उसके गैर लाभ है, उसको बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट क्यों नहीं है? तो एक, अगर आपने इनकम कम दिखाया तो आपको क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने इनकम कम दिखाया है, तो आपको अ- अगर प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है आगे जाके, तो बिजनेस लोन चाहिए, तो वो लोन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो आपकी इनकम का प्रूफ माना जाता है। और अगर वो प्रूफ में ही आपने इनकम जो एक्चुअल है उससे कम दिखा दी, तो कौन आप पे भरोसा करेगा और कौन आपको लोन देगा? सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सारे भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न को देख के आपको लोन देते हैं। ये तो बात हो गई फाइनेंस के लिए। अगर आपको कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाना है और आपको वीजास के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहां पे भी क्राइटेरिया है कि आप फॉरेन ट्रैवल तो कर रहे हैं, पर उतना इनकम जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको हो सकता है कि वीजा लेने के लिए भी दिक्कत हो सकती है। नाउ सेकंड पार्ट, अभी आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे हाउसिंग लोन लेनी है, मुझे बिजनेस लोन लेनी है, और आपने इनकम ज्यादा बता दिया है, नहीं, आपने ज्यादा बता दिया, तो क्या होगा? अभी तो ऐसा है कि जीएसटी के साथ में भी इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स रिकंसाइल होते हैं, दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो मैंने अभी ऐसा भी बीच में देखा था कि किसी को हाउसिंग लोन चाहिए थी, तो उन्होंने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न इन्फ्लेट कर दिया। इनकम थी 5 लाख रुपया, दिखा दिया 25 लाख रुपया। अभी वो केस में क्या होगा? वो केस में ये 25 लाख की इनकम जो है वो जीएसटी के पास चली जाएगी, और जीएसटी अथॉरिटी फिर बोलेगी कि जो जीएसटी की लिमिट है जिसमें जीएसटी पे नहीं करना है, वो तो 20 लाख रुपया है। आपने 25 लाख रुपया
टर्नओवर किया है सर्विसेज का, तो आपने इसमें जीएसटी नहीं भरा है। आप हमें 18% से हिसाब से इसके ऊपर जीएसटी भी दीजिए। तो आप क्या है कि ज़्यादा भी नहीं दिखाना है, इन्फ्लेट भी नहीं करना है, और जो एक्चुअल है, वो आपको दिखाना है, और उसको लेजिटिमेटली उसके ऊपर जो भी टैक्स है, वो भरना है। तो आपको फ़ायदे में रहेंगे। जब सब कुछ कायदे में रहते हैं, तो सब फायदे फ़ायदे में में रहते रहते हैं। हैं। बहुत बढ़िया। तो बिशन भाई, आपको फाइनेंस फैटर्निटी तो बहुत अच्छे से जानती है, सीए इंडस्ट्री में आपको बहुत बड़ा नाम है, बट जो ऑडियंस आपको देख रही है, उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, जिसके बाद अपन कहानी इसके आगे स्टार्ट करेंगे कि और डिटेल में जाते हुए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 29 सालों से। हमारी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है अहमदाबाद में। जीएसटी, इनकम टैक्स, रेरा, कंपनी लॉ, फाइनेंस, और अभी तो हमारे गिफ्ट सिटी हमारे बहुत नज़दीक है, तो कभी-कभी गिफ्ट आईएफएससी में भी चले जाना पड़ता है। इवन स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी काफ़ी स्टार्टअप को मोटिवेट कर रही है, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअली अभी सेक्रेटरी हूँ वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, और वहाँ पे भी हम ट्राई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ट्राई कर रहा है कि किस तरह हम फाइनेंस एंड टैक्स लिटरेसी सबको आगे ले जाए, क्योंकि सोशल मीडिया भी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हमको भी ऐसा है कि हम सही बातें लोगों तक पहुँचाएँ, और इसमें आपने हमको इनवाइट करके काफ़ी हमारी मुश्किलें भी दूर कर दी है, बिकॉज़ हमको भी रीच आउट करना है। सो थैंक यू वेरी मच। फिन वार्ता के द्वारा लोगों तक पहुँचना आपके माध्यम से, तो आपका खूब-खूब धन्यवाद उसके लिए भी। थैंक यू। थैंक्स टू यू सर। आपका आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो अब निकल के आएगा, जो वाइडर ऑडियंस को मिलेगा, उसका उसका फायदा तो एक्सपोनेंशियल होने वाला है ना? तो ओके। बिशन भाई, वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो आपने बताया कि सिचुएशंस थी, ऑब्वियसली आप 30 साल के करियर में आपने टैक्सेशन को ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है, और गवर्नमेंट्स को बदलते हुए देखा है, बट कोई ऐसा रियल एग्जांपल जो आपको याद हो कि यार इन्होंने कोशिश की बचाने की, मगर उसका पलटवार हुआ और उनको बड़ा नुकसान हुआ हो? सर, अभी जहाँ हमारे क्लाइंट की मैं बात कहूँ, तो मैं 97 से ही ना सीखना भूल गया समझ गया हूँ। क्योंकि हर एक जो टैक्स पेयर है, उसकी तो विल रहती है। आपको वो स्टोरी तो मालूम ही होगी अकबर और बीरबल की। वो दूध का घड़ा, हाँ, पानी का हाँ। पूल। वो राजा अकबर ने बता दिया कि मुझे तो मेरा जो स्विमिंग पूल है, वो दूध से भरा चाहिए, और नगर में वो एक क्या बोलते हैं जिसको, हम तो ढिंढोरा पीट दो कि सब लोगों को एक घड़े में दूध मेरे स्विमिंग पूल में डालना है। और उस टाइम बीरबल ने बोला था कि सर ये नहीं हो सकता है, जहाँपनाह, ये नहीं हो सकता है। बट उनको भी उतना भरोसा था अपनी प्रजा के ऊपर, तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं ये ढिंढोरा आप पीट दो और कल सवेरे देखेंगे हम। और उन्होंने ढिंढोरा पीट दिया, बोल दिया सबको कि हर एक कोई को 1 पॉट जो मिल्क का है, वो मेरे स्विमिंग पूल में डालना है। तो सवेरे जाके देखते हैं, तो क्या हम पाते हैं, वो पूरा जो स्विमिंग पूल उनका है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। बिकॉज़ हमारे को भी ऐसा है कि यार ये दूध इन्होंने बताया हुआ है, पर मैं तो रात को अंधेरे में चला जाऊँगा। हुँ। रात के अंधेरे में चला जाके मैं दूध की जगह पानी डाल दूँगा तो कौन देखेगा? तो सरकार का भी ऐसा ही है, उनको टैक्स चाहिए, और उसके लिए हम सबको भी कॉम्प्लाई करना है। बट हमारा भी मेंटालिटी तो वही है कि क्यों ये दे। रात में कहाँ पता चले। हाँ, किसको पता चलेगा? तो वही हिसाब से सबने पानी ही डाला था। और दूसरी चीज़, मैं जो इसको देखता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट उसको दूध जो खाने-पीने की चीज़ है, उसको अगर आप नहाने के लिए स्विमिंग पूल में यूज़ करने के लिए बताओगे, तो कोई भी आपको वो देने वाला नहीं है। सो एक अच्छा गवर्नेंस भी होना चाहिए। अभी आपने जो हुँ। सवाल पूछा, उसके बारे में बताऊँ तो मैं भी लोगों को यही बताता हूँ, जो क्लाइंट है उसको तो बताता ही हूँ कि भई ये तो मत ही करो, और ये नहीं करने लायक है। अगर कोई आता है टैक्स इवेज़न के लिए, तो डेफ़िनिटली वो बताना पड़ता है। पर अगर किसी ने ऐसा कर दिया, तो हमने देखा हुआ है कि वो सेटलमेंट कमीशन के चक्कर काटते हैं फिर। सर, एक बार एक नोटिस आ जाती है ना किसी को कि सैलरी वाले को ही आप समझ लो कि भई जिसकी इनकम 10 लाख रुपए की है, और उसने कुछ ऐसा गड़बड़-सड़बड़ कर दिया है, तो फिर अगर 5 लाख का बेनिफिट होगा,
उसको नोटिस आएगी सीधी 50 लाख की। अगर आपने समझ लीजिए कि 5 लाख का टैक्स 30% का बचाया है, तो उसके ऊपर पेनल्टी भी 200% है। तो जाके ऐसा होगा कि जितनी इनकम ₹100 की हुई है, ₹30 आप बचाने चाह रहे हो, वो चक्कर में आपको ₹100 की नोटिस आ जाएगी। और सर मैंने तो देखा हुआ है कि एक बार वो नोटिस आती है ना, तो लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो बढ़ जाता है। अगर आपको शांति की नींद चाहिए, लाइफ को एन्जॉय करना है, तो मैं तो यही बताऊँगा कि ट्राई टू अवॉइड सच टाइप ऑफ मिसप्लानिंग। और अभी तो हम विकसित भारत की ओर जा ही रहे हैं, तो ये जो सारा टैक्स का पैसा है, वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और मैं बोलूँगा लेजिटिमेट जो भी प्लानिंग हो सकता है, वो कर सकते हैं। बट कोई जहाँ आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रैक्टिशनर बोल रहा है कि सर ये मत कीजिए, तो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। अभी क्या हो रहा है कि पीपल वांट कि उन्होंने जो सोचा हुआ है, वो उसके ऊपर उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवोकेट मोहर लगा दे कि हाँ, जो आपने सोचा है वो सही सोचा है। तो उसीलिए वो 2-2 बार पूछ रहे हैं अपने कि ये कर दें, पर अभी हम भी मना करते हैं। पर फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है, तो फिर उसका तो कोई विकल्प हमारे पास नहीं रहता है। बीच में हमने देखा था कि लोगों ने एक जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप नोटिस। डोनेशन करते हैं, तो डोनेशन करते हैं तो उसमें समझ रहे हैं कि भई मैं डोनेशन कर दूँगा 10,000 का, तो मेरा 30% टैक्स बच जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें भी रिकंसाइल हो रही है। डोनेशन जो जिसको दिया है वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी भी एलिजिबल है कि नहीं, रिकॉग्नाइज़ है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आज तो आपको बेनिफिट लग गया कि भई आज मैंने ₹30,000 कम भर दिया टैक्स। बट 2 साल बाद जब उसकी नोटिस आएगी, तो वो दिक्कत वाली चीज़ होने वाली है। और पैसे तो आप दो दोगे, बट उसका जो मेंटल स्ट्रेस है, वो आप कहीं से भी कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म गेन को देखना नहीं है, छोटे-छोटे ऐसे बेनिफिट्स को ट्राई टू पे व्हाटएवर इज़ लेजिटिमेट। और ऐसे कोई चीज़ों पे न जाएँ, ऐसा मैं स्ट्रिक्टली अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ। और ऐसा कोई अगर आ जाता है, बिकॉज़ चार्टर्ड जी, जी। अकाउंटेंट्स को तो क्या है सर कि मेरे बाजू वाला भी ऐसा समझता है कि बिशन मेरा फ्रेंड है, मेरा मेरा स्कूल फ्रेंड भी ऐसा समझता है, तो वो बोले तब पूछने के लिए आ जाता है। और तब हमको उसको बोलना भी पड़ता है, मानना नहीं मानना उसकी बात है, उनकी चॉइस। उनकी चॉइस है। तो ये सत्य है कि लोगों को जो अच्छा लगता है, वो उनको सुनना होता है। क पर हमें कड़वी घुट पिलाने की आदत है। मगर जो आपने बोला कि इलेजिटिमेट जो है वो हमें पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सेटलमेंट कमीशन की चक्कर लगेंगे। हाउ टू फाइंड आउट अगर मैं एक जेन्युइन बिजनेस ओनर हूँ या फिर मैं एक जेन्युइन फ्रीलांसर हूँ। वो फ्रीलांसर तो ऑनेस्टली देखा जाए तो इज स्टार्टिंग वो बिजनेस, तो हम वी डोंट हैव दैट मच नॉलेज फॉर दैट मैटर। अगर मैं उनकी तरफ से बोलूँ तो हाउ विल आई कम टू नो। और उस पे थोड़ा सा एआईएस का अगर आप टच करेंगे, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। यस। तो सर अभी जो सेटलमेंट कमीशन तो अभी है नहीं, बट मेरा ऐसा कहना था कि लिटिगेशन विल स्टार्ट। और लिटिगेशन। लिटिगेशन में कमिश्नर अपील्स है, ट्रिब्यूनल है, वो सब के चक्कर काटना चालू हो जाएगा। जो आपने सही तरीके से ये पूछा कि ये एआईएस वाली बात। सर एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, और एक टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट टीआईएस भी रहता है, आपका 26 एएस भी रहता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर जनरेट होते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ये आपकी जन्मोत्री है, जो अपन जन्माक्षर बोलते हैं, वो है। आपने पूरे साल में जो-जो किया, वो सारा वहीं पे दिखता है। सो एआईएस में अगर आपने कोई इमोल प्रॉपर्टी परचेज़ की, वो दिखेगी। आपने शेयरों में ट्रांज़ैक्शन किया है, तो वो भी दिखेगा। आपका बैंक इंटरेस्ट आया हुआ है सेविंग का या एफडी का, तो वो भी उसमें दिख जाएगा। और आपको जो सैलरी मिली है, या तो आपने फ्रीलांसिंग किसी से काम किया है, उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो वो सारे ट्रांज़ैक्शंस भी रहेंगे उसके ऊपर। तो आपको जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी देख लेने हैं कि यहाँ पे जो मैं इनकम बताने जा रहा हूँ, वो क्या उतनी ही है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बिज़नेस वाला है, जो फ्रीलांसर है, उसको मालूम नहीं हो रहता है कि भई साल में अप्रैल, मई में मैंने अ, एक कैपिटल गेन या कुछ शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ म्यूचुअल फंड मैंने बेचे था, वो उसको भी मालूम नहीं रहता है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ देख लेनी चाहिए, और उसमें अगर कोई ट्रांज़ैक्शंस है, तो उसको अगर उसमें इनकम हुई है, तो उसको भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ऑफ़र कर देना चाहिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोगों को मालूम नहीं है कि भई
स्टॉक मार्केट में लॉस भी हो सकता है। तो उस करके ये स्टॉक मार्केट के ट्रांज़ैक्शन तो कर देते हैं, बट जो लॉस हुआ है, तो वो दिखाते नहीं है रिटर्न में, और ये लॉस जो भी हुआ इस बार आपको, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो आपको ये 26 एएस के साथ में, अपना एआईएस के साथ में, अपने टीआईएस के साथ में अपना जो सारा ट्रांज़ैक्शन है, वो देख लेना चाहिए एक बार, और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अभी क्या होगा कि समझ लीजिए कि आपने कैपिटल गेन का प्रॉफिट शेयर मार्केट में जो कुछ खरीद-बेच किया है, जी। तो उसमें हो सकता है कि आपके हिसाब से प्रॉफिट 1 लाख रुपया हुआ है। बट जो इनकम टैक्स में जो रिकॉर्ड्स गए हुए हैं, या अपना एआईएस है, वो बता रहा है कि आपका 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो वहाँ पे हमको कॉशियस हो जाना है। ये चेक कर लेना है कि सही में हुँ, जो मेरी एआईएस में फिगर है, वो सही है? अगर वो सही है, तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर लो। अगर आपको लग रहा है, नहीं वो गलत है, तो आप अपनी जो कैलकुलेशन है, उसी हिसाब से रिटर्न फाइल करें। हो सकता है ऑन दैट बेसिस, क्योंकि एआईएस में ये फिगर गई है, तो उसके बेसिस पे आपको इनकम टैक्स में से नोटिस आ सकती है कि आपने अंडर रिपोर्ट किया है अपने इनकम को। बट हुँ, अगर आप सही है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। यू कैन ऑलवेज से उसके प्रूफ रख लीजिए कि आपने जो शेयर बेचा था, वो 5 लाख रुपए में ही बेचा था, जबकि एआईएस में गलती से रिपोर्टिंग हो गया है, वो 10 लाख का हो गया है। वो आपके पास आपका रहना चाहिए, आपका जो डीपी वाला फैक्ट। है, या जो भी, जी, हाँ, आप जहाँ भी काम करते हैं प्रॉफिट एंड शेयर लॉस भी मार्केट रहेगा का, बस। जी, जी, जी। तो वो भी साथ में रखिए अपने के साथ में। इसमें आपने 3 बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजीज़ बताई हैं, एआईएस, टीआईएस एंड एएस फॉर्म, है ना? इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं एज़ एन बिज़नेस ओनर या फिर नॉन ऑडिटेड जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो हाउ हाउ आई डिफरेंशिएट बिटवीन दीज़ 3? सो जो 26 एएस है, हाँ जी, वो मेरा टैक्स डिडक्शन जहाँ-जहाँ से हुआ है, उसका रिपोर्ट है। टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आ रही है। पर अगर किसी ने टीडीएस नहीं काटा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आएगी। अगर ओके, 26 एएस है, तो ओनली टीडीएस वाली आएगी, और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये तो सारी की सारी, मेरा जो टीडीएस कटा है, वो स्टॉक मार्केट में जो ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बेची हुई है, तो वो अ, मेरा कैश डिपॉज़िट है मेरे बैंक अकाउंट में, तो जी, वो भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि बैंकर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दोज़ थिंग्स इन देयर रिटर्न, कि किस-किस ने कैश बैंक में जमा किया हुआ है। तो वो जी, सारी चीज़ भी उसके अंदर दिख जाती है। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ ओवरऑल स्टेटमेंट, और जो अपना 26 है, वो जहाँ-जहाँ टैक्स कटा हुआ है, वो चीज़ दिखाएगा, और टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी ऐसा है कि जहाँ-जहाँ क्या ट्रांज़ैक्शन थे, किसके ऊपर टैक्स कटना चाहिए था, कटा हुआ है या जी, नहीं कटा हुआ नहीं है, घटा। वो उसमें दिखाएँगे आपको। अगर मैंने एआईएस आज खोल के देखा और मैंने सारी डिटेल्स देख ली, इसका मतलब ये है कि मेरे को केवल इन्हीं चीज़ों पे टैक्स फाइल करना है। इनमें से कुछ में मैं कर चुका हूँ, जो मेरे को 26 एएस या फिर टीएस से दिख जाएगा। बट इसके बाहर कुछ नहीं है जिसके लिए मेरे को टैक्स फाइल करना है, या ऐसा हो सकता है? क्योंकि लोगों का कन्फ्यूजन क्या रहता है कि एक का आंसर हमने दे दिया है कि भाई देखो इसके अंदर तुमने 5 लाख दिखाया हुआ है, इसमें 5 लाख आ रहा है, मगर तुम्हारे हिसाब से 1 लाख है, तो 1 लाख के हिसाब से पेमेंट कर दो, वो तो ठीक है। बट अगर एआईएस में है ही नहीं, तो क्या मैं मान लूँ कि अच्छा इसको मैं भूल जाऊँ? ईआईएस जो है वो स्कैनर है, कि जी, आपकी ट्रांज़ैक्शन की फुटप्रिंट जो भी है, वो वहाँ पे दिखी हुई है। पर जी। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर इनकम। आपको मालूम है एआईएस में नहीं भी आई हुई है, पर आपको लग रहा है कि ये मेरी इनकम हुई हुई है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि एआईएस में नहीं आया, पर आपके जिसके साथ आपने ट्रांज़ैक्शन किए हुए हैं, उसने अभी तो रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, बट बाद में कहीं न कहीं उसके यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ उसकी स्क्रूटिनी हुई, और उसमें से उभर के बाहर आया कि आपको ये इनकम उन्होंने दिया हुआ है, तो उस टाइम अपने को दिक्कत आ सकती है। तो उसके बाद वो 200% हो सकता है। हाँ, वो सब बाकी सब हो सकता है। तो ऑप्शन तो कहीं से बचा हुआ नहीं है, इन शॉर्ट, है ना? अच्छा, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बोल रहे थे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एआई इसमें कहीं आ रहा हो कि आपकी इनकम टैक्सेबल है, बट आपको जेन्युइनली ये दिखे कि इट शुड नॉट बी टैक्सेबल एट ऑल, या फिर आपके सीए को ये लगे कि इट शुड नॉट बी टैक्सेबल एट ऑल? इज दिस देयर अ पॉसिबिलिटी? हो सकता है ऐसा कि जी, ये इसमें कुछ किसी और का रिपोर्टिंग हो गया हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनकम मेरी है ही नहीं।
उसके लिए कोई इश्यू है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप, और मैं तो ऐसा बोलूँगा कि आप लिख भी दो अपने डिपार्टमेंट में जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को इसके बारे में कि ये दिख रहा है बट दिस इज़ नॉट माइन, एज़ अ प्रिकॉशन, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। आपको कुछ सप्रेस नहीं करना है। आपका कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं है। तो फिर इसमें डर किस बात का? ये आप दिखा दो, बता दो। हाँ, बता दो, मेल लिख दो। क्योंकि हम लोग क्या है कि अभी तो सब इतने ज़्यादा सोशल मीडिया को लेके हम लोग अवेयर हैं, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई गवर्नमेंट की तौर से, तो हम तो ट्वीट कर देते हैं। जी। तो भई ये चीज़ भी है, तो ये भी डिस्क्लोज़ कर दो। ट्वीट मत करो, पर अपने इनकम टैक्स ये ऑफिसर को बता दो कि सर ये मेरे को लग रहा है एंड दिस इज़ नॉट माय ट्रांज़ैक्शन। नॉर्मली दिस एक्टिविटी जो इनकम टैक्स ऑफिसर को बतानी है, वो नॉर्मली मुझे करनी होगी या फिर ऑन माय बिहाफ सीए कैन डू दैट? ऑन योर बिहाफ सीए और योर टैक्स एडवोकेट कैन डू दैट, टैक्स उसमें सर्टिफिकेट कोई कैन इश्यू डू नहीं है। दैट। बट जनरली वो आप ही के लॉगिन से आप ही को करनी होती है। जी। आप असिस्टेंस ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए ड्राफ्टिंग के लिए या किसी के लिए, बट अच्छा, तो आप जब करना तो लॉग इन बोल रहे हैं तो मतलब ये केवल सीधा पोर्टल पे जाके इसे रेज करना है, कहीं अलग से ईमेल करने की जरूरत नहीं नहीं, है? नहीं, नहीं, उसका आप टिकट भी रेज़ करते हो हेल्प अच्छा, डेस्क पे, ओके। वो कर सकते हैं। पर वो अच्छा, आपके लॉगिन से होगा। जी जी जी, ठीक है, समझ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना। मान लीजिए मेरी इनकम एज एन बिजनेस ओनर या प्रोफेशनल प्रोफेशनल लेते हैं, एज एन डॉक्टर मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए है। डॉक्टर बनना था, बना नहीं हूं, तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए है, प्रॉफिट आ गया 20 लाख रुपए। अभी 30 लाख रुपए मेरे कहीं ना कहीं अलग जगह पे कस्टमर्स के पास किसी के पास फंसे हुए हैं, है ना। और मेरे बैंक में है 10 लाख रुपए। तो अब इन चार डिफरेंट फिगर्स में से मैं कौन सी फिगर की टैक्सेशन के लिए लूं, और क्या टैक्सेशन में जीएसटी या दूसरे टाइप ऑफ टैक्स के लिए मेरे को डिफरेंट फिगर्स लेनी होंगी? जैसे डॉक्टर हैं आप, तो सरकार ने तो वो देख लिया है आपके लिए ऊपर कि आप काफ़ी अ, नोबल वर्क कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम है वो जीएसटी उसके ऊपर लग नहीं रहा है, तो जीएसटी में तो अच्छा, बाहर हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मेरे को डॉक्टर डॉक्टर्स। हटा दी, यहाँ पर भी आपने मेरे को डॉक्टर नहीं बनने दिया। चलिए कुछ और बता देते हैं, नॉर्मल बिजनेसमैन ले लेते हैं। नॉर्मल बिज़नेसमैन या जो भी सर्विस प्रोवाइडर हाँ को भी जी, हाँ समझ जी, लीजिए, सर्विस में फ्रीलांसर, कंसल्टेंट है। तो अभी जैसे 1 करोड़ का उसको रिसीट हो गया, तो वो तो उसकी रिसिप्ट है, जी। ग्रॉस रिसिप्ट। अभी हमको जो टैक्स भरना है वो नेट प्रॉफिट पर ही भरना है। तो आपने जो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बताया, उसी के जी। ऊपर मेरे को टैक्स का पेमेंट करना है। बाकी सारे जो है चीज़, जो कैश पड़ी हुई है मेरे पास 10 लाख रुपया, मेरा लोगों से पैसा वसूलना बाकी है जो 20 लाख रुपया, तो ये 20 और ये 10 तो मेरी एसेट हो गई। हम्म, ये मेरी एसेट हो गई है। हो सकता है कि सामने किसी को मेरे को पेमेंट करने का भी बाकी हो, 20 जी जी लाख रुपए का, जी जी जी। ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब मैं मेरा प्रॉफ़िट गिनता हूँ, तो मैं इतना तो देखता हूँ, जैसे 1 करोड़ रुपया था, उसमें से 20 लाख का मेरा नेट प्रॉफ़िट हुआ है। मीनिंग देयरबाय ये 20 लाख रुपए कहीं न कहीं मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में होंगे, या तो कोई री इन्वेस्टेड डिपॉज़िट, होंगे। हाँ, इन्वेस्टेड होंगे, या तो कोई डेटर्स के पास पड़े होंगे। ये हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरे को तो यही देखना है कि भई 20 लाख का मेरा मुनाफ़ा है, तो क्या मेरा पैसा मेरे पास कहीं न कहीं पड़ा हुआ है ये, कि नहीं पड़ा हुआ है? कि मैं प्रॉफ़िट 20 लाख का दिखा रहा हूँ, पर एक्चुअल तो मेरी जो इनकम हुई है, रियल इनकम, वो तो जी। सिर्फ़ मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ना तो किसी को लेना है, ना किसी के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ना तो ये कहीं पे भी है। तो ये जी। चीज़ क्या है, वो मेरे को इंट्रोस्पेक्ट करके एक बार देख लेना पड़ेगा। और जबकि जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, उनमें भी प्रिज़म्पटिव टैक्स की हम्म, सरकार ने अच्छी चीज़ देख के रखी हुई है। उनका भी लोगों को बेनिफिट लेना चाहिए कि जैसे आप ट्रेडर हैं और आपका बिज़नेस जो है, वो पूरा आपको जो सेल्स का रियलाइज़ेशन है, वो पूरा 95% एंड अबव आपको अगर वो बैंकिंग चैनल से मिलता है, तो 3 करोड़ तक के जो भी बिज़नेसेस हैं, वो ये प्रिज़म्पटिव टैक्स पे कर सकते हैं, जिनमें उनको सिर्फ़ 6%, 6% उसको अपनी इनकम एज़ अ प्रॉफिट दिखानी है। उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ लीजिए कि आपका पूरा टर्नओवर 3 करोड़ रुपए का है। उसमें सारे पैसे जो आ रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में, वो बैंकिंग चैनल से आ रहे हैं। कोई भी कैश ट्रांज़ैक्शन नहीं है। तो आप 6% इसको गिन लीजिए। आपका 18 लाख रुपीज़ विल बी योर प्रॉफिट। आपको वही इनकम दिखाना है, उसके ऊपर ही आपको टैक्स जमा करना है।
आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की भी जरूरत ये किस्से में नहीं है। हाँ, आपका प्रॉफिट अगर इससे कम है देन देयर इज चांस, और आपको वो दिखाना है तो आपको फिर वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में। बट मैं तो यही बोलूंगा कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो सरकार ने सरलीकरण के माध्यम के से हमको दिया हुआ है। तो उसमें आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का आपको ये जो बेनिफिट है वो ऑप्ट करना चाहिए। तो अगर मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करूं, मेरा टर्नओवर 3 करोड़ और मेरा प्रॉफिट 6% या उससे ज्यादा है, कम नहीं है, तो मुझे कोई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। सीधे मेरा जितना भी प्रॉफिट हो 6% पे ही कटेगा या फिर प्रॉफिट पे कटेगा? नहीं नहीं, मैं तो प्रॉफिट अगर बचाना चाहता हूँ, देखिए। यस, पर अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है वो आपको जी, मालूम है तो आपको उसको ज्यादा प्रॉफिट दिखाना दिखाना चाहिए। जो टोटल सर, प्रॉफिट है। जो टोटल प्रॉफिट है, सरकारी का मानना ये है कि भाई ये सारे ट्रांजैक्शन में 6% प्रॉफिट हो सकता कवरेज। है। अगर आपका कैश का ट्रांजैक्शन है से 90% इज योर बैंकिंग। दिस बैंकिंग और 10% ये है, तो आपको फिर 8% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन योर कैश ट्रांजैक्शन। तो ओके। प्रिजम्पटिव जो है वो उसमें बढ़ जाता है अगर आप कैश में दिखाते हो तो। ऐसा नंबर होगा कितने बिजनेस ओनर्स को, फ्रीलांसर्स को फायदा दिया, या फिर पीपल आर नॉट अवेयर और कोई यूज, बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे हैं इसको? मुझे लग रहा है, यानी वो मेरे पास कोई नंबर तो है जी नहीं कि जी। क्या है क्या, पर मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है कि ये ऐसा भी प्र प्रावधान रखा हुआ प्रावधान है है। प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन का। तो हम्म, अ, लोग इसको ज़्यादा जानें, और क्योंकि इसमें क्या है कि आपको तो बेनिफिट ही है, ना तो आपको कोई अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, हाँ, और ईज़िली एट वन गो सिर्फ़ आपको ये चीज़ रखनी है कि मेरा सेल्स का रिसीट कितना हुआ है, बिल्कुल और बिल्कुल, उसके बेसिस वो तो पे रहेगी। आप, हाँ, वो आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इतना प्रॉफिट आपको ऑफ़र करना है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा डेविएट करता हूँ कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनका यूएस, यूरोप, डिफरेंट कंट्री से ट्रांजैक्शन रहता है। मैं फ्रीलांसर हूँ, आई एम स्टार्टिंग समथिंग, और मेरे को थ्रू लिंक्डइन या किसी दूसरे तरीके से आई गॉट कनेक्टेड, और फिर यूरोप में या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में। अब वहाँ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैक्स वो काट के रख लेते हैं, और फिर मुझे इंडिया में भी टैक्स भरना है, तो मेरा डबल साइड लॉस हो रहा है। एंड आई एम श्योर ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, स्पेशली आईटी सेक्टर में बहुत लोग फ्रीलांसर्स हैं जिनको बाहर से बहुत बिजनेस रहता है, काम मिल रहा है। और स्मॉल बिजनेसमैन भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो ऐसे सोल्यूशन क्या है इसका, या फिर हमें देना ही पड़ेगा दोनों तरफ टैक्स? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं देना पड़ता है। अ, हमारी सरकार भी काफ़ी कार्यरत रही है इसके लिए, डबल टैक्सेशन के लिए, और देयर इज़ यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हर एक कंट्री के साथ रहता है। तो अगर आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उसका आपको टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो एक अपने इनकम टैक्स में अप्लाई करना है। अगर आप टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट उनको दे देंगे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो लोग आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। दे आर ओके। नॉट डिडक्टिंग योर टैक्स एट ऑल। तो एक टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आपको उनको देना है। दूसरी बात कि अगर एज़ ए फ्रीलांसर हूँ, मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, तो जीएसटी के कायदे में भी हमको इसका बेनिफिट मिल रहा है, और हमको ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गिनी जाती है, और क्योंकि वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, आपको पैसा इसमें कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में ही मिल रहा है, तो इसमें कोई भी जीएसटी भी नहीं लग रहा है। हाँ, पर आप ऐसे ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, जीएसटी की लिमिट 20 लाख रुपया है आपके स्टेट में, तो भी एक ट्रांज़ैक्शन एक्सपोर्ट का हम कर रहे हैं, तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना भी ज़रूरी बन रहा है। नंबर लेके आपको एलयूटी लेना है, उसमें एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपको जनरेट करना है, और इस करके आपको कोई उसमें जीएसटी नहीं लगाना है। अभी ये जो फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने लैपटॉप भी लिया होगा, क्योंकि ये हम्म, सब कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, इंटरनेट से काम कर रहे हैं। हम्म, तो उनको भी ये जो सारी सेवाएँ ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए उनको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती होंगी, एक्सपेंसेस और जी। एक्सपेंसेस के ऊपर ये लोग जीएसटी भी पे करते हैं। जी, तो अगर आप जीएसटी के माध्यम से इसका रिटर्न भी फाइल करेंगे, तो ये सारे जो टैक्सेस आपने पे किए हुए हैं, उसका भी रिफंड आपको मिलता है जीएसटी में। मगर अगर मेरा बिजनेस ही इतना बड़ा नहीं है जहां मेरे को बहुत जीएसटी क्लेम का फायदा मिल रहा है, तो इन एक्सपेंसेस को मैं क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ?
नहीं, जैसे आपने फ्रीलांसिंग में किया, से जी, आपने 20 लाख रुपए का भी आपने किसी को सर्विसेज़ दिया मे जी, बी जी, इन फॉरेन कंट्री, तो 20 लाख रुपए का 18% गिन लो तो 3,60,000 रुपीज़ जैसा इसका जीएसटी हो रहा है। तो बिल्कुल। आपको तो और ये 20 लाख अर्न करने के लिए, हो सकता है आपने 1 लाख रुपए का अपना कंप्यूटर लैपटॉप लिया होगा। अभी तो लोग फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुँ, स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। लैपटॉप के तो बराबर ही है सर। वो लैपटॉप के बराबर ही है। तो लाख रुपए का वो भी ले लिया। फिर आपने इंटरनेट कनेक्शंस लिए हुए हैं, फर्नीचर भी एक्वायर किया हुआ है। तो ये सारे के ऊपर अगर आपने 18% के ऊपर अगर मैंने 4 लाख का खर्चा किया है, तो भी 72,000 रुपीज़ मेरा जीएसटी बन रहा है उसके ऊपर। मेरा जो 3,60,000 का मेरा जो टोटल जीएसटी बन रहा है, बनता है। उसमें ये 72 यूज़ कर सकता हूँ। ये जी, 72,000 मैंने यूज़ कर लिया, तो गवर्नमेंट तो मुझे पूरा 3,60,000 रुपए का रिफंड देगी। एक जी। बार मेरे को ये भरना पड़ेगा उसका भुगतान मैं अपना जो 72,000 का जीएसटी था उससे भी कर सकता हूँ। उससे ही करूँगा और वो मेरे को वापस मिल जाएगा। तो क्वाइट सिंपल बट सबको ये समझ में नहीं आता है, तो हो जी। सकता है दिक्कतें आई हो। बट हमारी जनरेशन जो है वो काफ़ी स्मार्ट है। मेरे ख़्याल से वो इंटरनेट अभी ज़िंदाबाद। आपके माध्यम से समझ जाएगी। तो इसमें आपने टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बोला ना, तो ये हाँ, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट दिस? और वो वो मेरे आपको को पोर्टल पे ही अप्लाई करना है, अपने इनकम टैक्स पोर्टल में। ओके, उसका आपके लॉगिन से आप कर देंगे, तो डिपार्टमेंट उसको अप्रूव भी कर देता है। वो ऑनलाइन ही होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ओके। टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट दैट योर टैक्स इज़ कैलकुलेटेड यहाँ पे इंडिया में हो रहा है, उसके लिए आपको ये फॉर्म फाइल करना है। ये सब ऑनलाइन ही है और ये आ भी जाता है। और ये मुझे वहाँ के अपने कस्टमर के पास भेजना है। भेज देना है कि कस्टमर के भई पास, हाँ, ठीक है। यस, 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 तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और ये हमारा सब कंट्रीज़ के साथ होगा या किसी कंट्रीज़ में ऐसा होगा कि कुछ-कुछ कंट्रीज़ अभी भी ऐसे हो सकती हैं जहाँ हमारी ये ट्रीटी इज़ इट बिकॉज़ ऑफ द ट्रीटी है ना? 2 कंट्रीज़ के बीच में यस, ट्रीटी होगी, तो कुछ यस। कंट्रीज़ तो अभी भी बची होंगी या फिर ये ऑलरेडी मान लें कि अक्रॉस लगभग हो ही गया है? सर जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ इंडियन काम कर रहे हैं, वहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ये सारी ये एलिजिबल है। जैसे ओके, यूएस में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, तो ये एवरीवेयर और मोस्ट ऑफ हमारे द प्लेसेस। प्रधानमंत्री जी तो हर जगह पहुँच ही गए हैं, हर एक हाँ जी। कंट्रीज़ में। तो कुछ ऐसे 4 या 5 डॉक्यूमेंट जो आपको लगते हैं दे आर मोस्ट क्रिटिकल जो हमको सँभाल के रखनी चाहिए और उसके बाद जब यहाँ पे जब हम टैक्स फाइल करेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कुछ 5 से ज़्यादा हो तो बिल्कुल आप पूरा समय आराम से इत्मीनान से बताइए। नहीं, मैं ये जो एआईएस है, टीआईएस है, 26 एएस है, वो तो सारे इनकम टैक्स के पोर्टल पर है ही, वो जी, रहेंगे भी। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि डेटा ज़्यादा हो जाए, कॉस्ट बढ़ जाए, तो फिर हो सकता है कि वो डिलीट भी कर दे जी। गवर्नमेंट। बट आप इसको सेव करके रख लीजिए, वो वहाँ पे आपके पोर्टल पर भी है ही वो। दूसरी बात है मेरा बैंक का स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये जो बैंक का स्टेटमेंट है, वो मेरे को सँभाल के रखना है। अगर आपने फॉरेन ट्रांज़ैक्शन किए हुए हैं, तो उसका एक एफआरसी आता है, फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि जो भी आपको अगर फॉरेन कंट्रीज़ से पैसे मिलेंगे, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो ये भी मेरे को एफआरसीज़ भी सँभाल के रखनी है। एक्सपेंडिचर जो क्लेम किए हैं, आपने बताया कि भई मेरा टेलीफ़ोन का ये खर्चा हुआ है, मेरा पेट्रोल का ये खर्चा हुआ है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर के जो प्रूफ हैं, वो आपको रख के रखने हैं। अभी कभी भी आपकी स्क्रूटिनी आती है इनकम टैक्स से या कुछ भी इंक्वायरी आई है, तो उसमें आपको ये दिखाने का रहता है कि ये मेरे प्रूफ है। तो वो उसको आप हुँ। प्रिज़र्व करके रखिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कैरी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब निर्मला जी बोल चुकी हैं, सब बोल चुके हैं कि भाई रिटेलर हमेशा लॉस में रहता है। वो रूल्स भी बहुत सारे ला चुके हैं, मगर लालच ऐसा है कि वो छूटता नहीं है ना? तो जैसे ही मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं भी द मोमेंट आई डू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो क्या मैं भी 31 अगस्त वाली डेट पे आ जाता हूँ, चाहे मैं सैलरीड हूँ या नहीं हूँ? या फिर एक स्पेसिफिक कुछ अमाउंट रहेगा जिसके बाद इतने ट्रांजेक्शन करी है तो आप 31 अगस्त में आते हैं कि नहीं आते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाली बात तो निर्मला जी ने जो बोली वो तो सही है और मैंने तो एक्सपीरियंस की हुई है। क्योंकि हम तो सभी चार्टर्ड ने की है। अकाउंटेंट है, तो अपने आप को कुछ ऐसा ही समझ लेते हैं कि हम तो कैपिटल मार्केट के जानकार हैं। हम भी एंटर कर लेते हैं और इन माय अर्ली डेज़ आई आल्सो जी, डिड दिस मिस्टेक आई कैन से। तो मैंने तो अपने फिंगर्स बर्न किए हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि भई ये करने वाली बात नहीं है। इफ यू हैव नॉलेज और जो भी है, तो मैंने तो देखा है कि ब्रोकर्स इसमें कमा रहे हैं। तो आप किसी और के लिए काम कर बिल्कुल। रहे हैं,
तो डेफिनेटली कर दीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, जी तो फ्यूचर ऑप्शन अगर आप करेंगे, तो उसमें जो भी इनकम होगी या नहीं होगी, बट दैट इनकम इन द सेंस लॉस आल्सो विल बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस लॉस और अ बिजनेस इनकम। अगर आपका ये बिजनेस का रिटर्न हो रहा है, देन साथ में सैलरी भी है, तो भी जी आपका जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो 31 अगस्त है। ओके तो ये जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाली इनकम, वो बिजनेस इनकम ट्रीट की जाती है। और उसका जो टर्नओवर है, उसको भी गिनने की एक अलग मेथड है, क्योंकि उसमें मार्क टू मार्क जो भी है, आज का प्रॉफिट, कल का लॉस, ये सारा जी टोटल हो रहा है और उसको मिला के उसकी टर्नओवर की डेफिनेशन गिनी जाती है। बट इसके ऊपर भी हम कुछ वार्तालाप कर सकते हैं, बट उसके लिए एक पूरा आपको एपिसोड रखना दिन पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तब जाके हाँ। I'm sure audience will be much interested because जो आपने बोला ना कि बर्न कर रखी है फिंगर, आप कितना भी बोलिए, आई थिंक बर्न तो सब करना पसंद करते हैं इसके अंदर। तो शुरुआत शुरुआत तो हो ही जाती है कि एक बार तो थोड़ा कर लिया जाए वो लालच, नहीं, नहीं। क्योंकि लालच भी तो इतना बड़ा है ना, छोटा सही लालच बात नहीं है। है। और नहीं, हम लोग तो फिर उसको नाम देते हैं कि जो बर्न किया हुआ है, दैट वाज़ माय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ये कुछ सीखने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऐसा मन बना लेना पड़ता है। ऑल इज वेल वाली ऑल फीलिंग इज़ आ वेल। जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर ये तो फीचर्स एंड ऑप्शंस की बात हुई, बट मैं स्टॉक्स में कंटिन्यू रखूं और फॉरेन रेमिटेंस नहीं बट फॉरेन से रिलेटेड डिस्कशन करूं, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बाहर किया है, अब वी हैव मैनी सोर्सेस जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट भी बाहर कर रहा हूँ, मैं बाहर के स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, उस केस में व्हाट विल हैपन, हाउ विल आई बी ट्रीटेड? अगर मैं सैलरीड हूँ तो वो पैसा कैसे कंसीडर होगा, और अगर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में हूँ तो वो पैसा कैसे कंसीडर होगा? सी स्पेशली सैलरीड। डिविडेंड भी इसमें ऐड कीजिएगा कि ट्रांजैक्शन तो फिर भी समझ आ जाती है, बट एक डिविडेंड मिलता है और वो डिविडेंड पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डिविडेंड को मैं, डिविडेंड टैक्सेशन में आएगा नहीं आएगा, डिविडेंड री इन्वेस्टेड है तो टैक्सेशन में आएगा कि नहीं आएगा? सर, डिविडेंड जो आपका इनकम बन रही है, वो टैक्सेबल है, और वो कम इंडियन कंपनी का होगा तो भी टैक्सेबल है, फॉरेन कंपनी का आपको मिला है तो भी टैक्सेबल है। तो उसमें वो कोई अंतर नहीं है। अब आप एज़ ए रेसिडेंट इंडियन फॉरेन कंपनीज़ के स्टॉक ले रहे हैं और उसमें आप कुछ गेन कर रहे हैं, तो वो भी आपका टैक्सेबल है। और इसमें तो फॉरेन एसेट्स आपकी जो भी है, वो आपको दिखानी भी है, डिस्क्लोज़ भी करनी है, और अगर नहीं किया तो भी उसमें नॉन डिस्क्लोज़र की भी पेनल्टी है। आई कैन समराइज़ दैट कि जो आपने प्रॉफ़िट किया है, वो भी टैक्सेबल है एज़ अ कैपिटल गेन, बिकॉज़ इफ द ट्रांज़ैक्शंस आपके जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं है, बिज़नेस नहीं है आपका, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का या वो, तो ये आपका एज़ अ इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस इनकम में जाएगा। डिविडेंड इज़ टैक्सेबल, यहाँ का भी हो या फॉरेन का भी हो। डिविडेंड बहुत केसेस में टैक्सेबल है, क्योंकि कुछ केसेस में लोगों को अगर उनकी मान लीजिए कभी सैलरी के साथ अगर वो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, दो प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग है। नाउ आई एम इन अ सिचुएशन जो मेरे को मेरी कंपनी से मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, बट वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है, सो इंस्टेड ऑफ कमिंग इन माई बैंक, वो एक मेरे को शेयर के फॉर्म में मिल रहा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए? सो रीइन्वेस्ट भी किया, आपके अकाउंट में कैश नहीं आया, बैंक में पैसा नहीं आया, बट वो रीइन्वेस्टमेंट हो गया। देन आल्सो इट विल योर इनकम ओनली, और उसका भी ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा आपको कि वो टैक्सेबल ही रहेगा, और टैक्सेबल उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ मुझे मिल गया डिविडेंड, और उसके बाद मैंने टैक्स पे कर दिया, और जिस पे डिविडेंड मिला यानी कि शेयर, वो मेरा पूरा शेयर गया लॉस में, तो मैंने इधर टैक्स पे किया और उधर मेरा स्टॉक भी लॉस में गया, सो इट विल बी माई डबल लॉस, बट यस, उसमें आप कुछ यस। कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो एक अब टैक्सेशन की बात तो करिए और ऑब्वियसली करते रहेंगे, और इसमें टैक्स से रिलेटेड एक और चीज आती है, वो आता है कंपनी का स्ट्रक्चर, है ना? अलग अलग कंपनी के स्ट्रक्चर में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, एफर्ट्स भी आते हैं, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीएज एंड अदर फाइनेंशियल इंडस्ट्री प्लेयर्स आल्सो कम्स इन। तो अगर वापस मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँ, आप बता दीजिए डॉक्टर बनना नहीं बनना? डॉक्टर अच्छा नहीं रहेगा, फिर से आप बोलेंगे जीएसटी लग रहा है, नहीं, नहीं, छोड़िए। अरे ठीक है, डॉक्टर्स तो तो फास्ट मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, 50 लाख का मेरा अभी टर्नओवर हो गया है, या 50 लाख 1 करोड़, जो आपको सही एग्जांपल वो लीजिएगा, एंड आई हैव 4-5 प्लेयर्स, अभी 4-5 एम्प्लॉइज इन माई टीम, अभी आई एम रनिंग ऑन एन प्रोप्राइटरीशिप काइंड ऑफ सिनेरियो। तो क्या कोई स्पेसिफिक मैजिक नंबर, कोई स्पेसिफिक टर्नओवर या किसी और तरीके का कोई मैजिक नंबर होता है जिसके बेसिस में मैं डिसाइड करूं कि यार नाउ आई शुड मूव फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर टू अनदर टाइप ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर? क्या आपके हिसाब से कुछ है ऐसा थॉट प्रोसेस कि किस समय में चेंज करूं, या तुम बेकार बात कर रहे हो, बेकार क्वेश्चन है, इसे चेंज ही मत करो?
नहीं अच्छी जी, आपने सही बताया है कि ये दिमाग में रहता है कि भई मैं पार्टनरशिप कर लूँ या मैं एलएलपी कर लूँ और या तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कर दूँ। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको भी जी। अपने आप को ग्रो करना है, करना तो है पर दिखाना भी है। सो हुँ, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप लेके चल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार अगर मुझे मेरे सप्लायर, कस्टमर के सामने बड़ा दिखना है, तो मैं अगर अपने आप को डायरेक्टर लिख दूँ, तो हुँ, थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा भार पड़ेगा। हाँ, भार पड़ेगा। बट द थिंग इज़ ये करने के लिए आप में एक चीज़ होनी चाहिए दैट इज़ डिसिप्लिन। मैंने हुँ, अभी अपने इतने सालों में देखा हुआ है, ख़ैर अ, जीएसटी आ गया, तो वरदान साबित हो गया ये चीज़ देश में बिज़नेसेस के लिए। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया 31st मार्च को और 30th सितंबर तक जब रिटर्न फाइल करने की या ऑडिट करने की ड्यू डेट आती थी, तभी जाके लोग अपना अकाउंटिंग तैयार करवाते थे और लास्ट में रिटर्न की ड्यू डेट है, तब जाके वो आके बताते थे कि हमको अभी ये हमारा रिटर्न फाइल कर दो या ये ऑडिट कर लो, वो कर लो। तो सर क्या है कि वो डिसिप्लिन नहीं थी किसी में, यानी काफ़ी कम लोगों में थी भी सही, बट काफ़ी बिज़नेसेस में नहीं थी। तो एक चीज़ मैं बताऊँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एलएलपी करूँ या प्राइवेट लिमिटेड करूँ, देन ट्राई टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ एकदम डिसिप्लिन वे में मेटिकुलसली आप अपने बिज़नेस का अकाउंटिंग कीजिए, ट्रांज़ैक्शन को देख लीजिए, सारी जो अपनी गवर्नेंस है, उसको ठीक कर लीजिए। अगर वो हैबिट आपने इनकलकेट कर ली, देन डेफिनिटली आपका टर्नओवर 25 लाख भी है, 5 लाख भी है और आपको प्राइवेट लिमिटेड करना है या एलएलपी करना है तो कर लीजिए। प्रोप्राइटरशिप में ऐसा है कि आप इंडिविजुअल हैं और आपको ही पूरा ये इसका प्रॉफ़िट अपने इनकम में ही दिखाना है, तो ठीक है, बट अगर प्रॉफ़िट ज़्यादा है, बढ़ रहा हुँ, है और यू वांट कि आपके साथ लोग रिस्क भी शेयर करें अलोंग विद द रिवॉर्ड्स। अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं कि भई 2 लोग से ज़्यादा काम हो जाएगा, तो पार्टनरशिप में एंटर कर लीजिए। हुँ, पार्टनरशिप में भी आपको लग रहा है कि उसको हमको लिमिटेड लायबिलिटी में जाना है, बिकॉज़ पार्टनरशिप का तो क्या है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जी। अगर आप एक पार्टनर का जो एक्ट है, वो दूसरे पार्टनर को भी उसमें उसका रिस्क रहता है। तो आपको अपने रिस्क को मिटिगेट करना है, तो मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एलएलपी में जा सकते हैं। बट अगेन उसमें भी डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी, उसके भी रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे आरओसी के साथ में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ में। सेम होगा आपके प्राइवेट लिमिटेड में भी। प्राइवेट लिमिटेड आपने किया, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, ट्रांज़ैक्शंस जो भी है वो रिकॉर्ड्स करने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उसका कॉम्प्लायंस भी करना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी ये है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो ये नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन और हाउ एटीट्यूड हाउ रेडी यू आर उस पे डिपेंड करता है। उसके ऊपर। और आपने ना इसमें एक लाइन बोली, उसी पे मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि वो आज के टाइम पे भी बिल्कुल वैलिड है। जीएसटी आ गया, ठीक है, प्रोसेस बन गया, ठीक है, डिजिटल आ गया, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर ही है ना? अब एआई आके करेक्ट। कब हमें चेंज करेगा, वो उसकी बात बाद में करेंगे। मगर हम हार्डली 8-10 दिन दूर हैं 31 अगस्त से। तो अभी भी हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइल नहीं किया है और डिटेल्स नहीं दी है। तो अगर दो दो क्वेश्चन है, पहले एक चलते हैं उसके दूसरा आते हैं। तो इसमें अब मेरे पास कम दिन बचे हैं, मान लीजिए 4-5 दिन ही बचे हैं मेरे पास, है ना? तो अब मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए व्हेन आई गो फॉर टैक्सेशन? तो कैसे मैं इसको अभी भी एक स्ट्रक्चर तरीके से, एक प्रायोरिटी तरीके से समझूं और कैसे कलेक्शन करके डॉक्यूमेंट का या फाइल टैक्स फाइलिंग का काम किया जाए? अ, तो अभी एकदम सरल तो हो ही गया है, जो मैंने बोला अगर आप स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर या स्मॉल बिज़नेसमैन है, तो प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप जीएसटी के अंदर हैं, तो आपके सारे रिटर्न्स लास्ट ईयर के सेल्स के तो और परचेज़ के तो फाइल हो ही चुके हैं पोर्टल पे। उसका टोटल ले लीजिए और उसको ऑफ़र कर दीजिए प्रिज़म्पटिव में, अगर प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन में अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो। अगर आपका एक्चुअल जो भी है वो प्रॉफ़िट कम है, तो आपने अपना अकाउंटिंग तो किया ही होगा।
अगर नहीं किया है तो आपके पास सेल्स परचेज़ के फिगर्स तो है ही है। और अपनी बैंक भी अभी तो एआई के माध्यम से इम्पोर्ट हो जाती है सारे ट्रांज़ैक्शंस इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो वो भी एक करके एक पूरा आप अपना अकाउंटिंग कर लीजिए और रिटर्न फाइल ईज़ी वे में कर सकते हैं। एक्चुअली बैंक में हो सकता है बहुत बहुत क्लियर आंसर ना हो, बट बैंक में कई बार ये होता है कि आपको बहुत क्लियरली हर लाइन आइटम्स नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि इवेंचुअली जो सब्जेक्ट आता है वो कुछ करके आता है, कभी कहीं से मेरी इनकम आ रही है, कभी कहीं से मेरी इनकम आ रही है, राइट? तो बैंक से इतना क्लैरिटी कैसे? एआईएस से मैं समझ रहा हूँ, बैंक से बैंक इंटरेस्ट तो समझ आ जाएगा, बट नहीं उसमें तो तो मेरे को काफी डिटेल में जाना ही पड़ेगा, तो मैं उसको थोड़ा समझना चाहता हूँ। जब बैंक तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो क्या? हाँ, तो बैंक स्टेटमेंट में तो अभी पीडीएफ में भी मिल रहे हैं, एक्सेल में भी आप बिल्कुल अपने बिल्कुल। अकाउंट्स जो है वो डन है। डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसकी जो क्रेडिट है, क्रेडिट साइड उसकी, उसको एक बार देख लीजिए कि जो पैसे जमा हुए हैं मेरे, वो कौन-कौन सी चीज़ के हैं। हो सकता है आपको कोई पैसा आपके अ, ब्रदर ने गिफ्ट किया हो या आपके फादर ने, पेरेंट्स ने गिफ्ट किया हो, तो वो एक चेक कर लीजिए क्रेडिट साइड में जो-जो पैसे आए हुए हैं। हो सकता है आपका एलआईसी का पैसा भी मैच्योर हुआ हो और वो भी पैसा अ, लाइफ इंश्योरेंस से आया हो हम्म। या कोई आपने इंश्योरेंस क्लेम, मेडिक्लेम किया हो, तो उसका भी पैसा आया हो, तो वो आपकी इनकम नहीं है। हो सकता है आपने कोई म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन करवाया हो, वो देख लीजिए ऊपर उसमें से भी कितना प्रॉफिट हुआ है, वो ही टैक्सेबल है। आपको ये सारी अपनी जो क्रेडिट साइड है बैंक की, वो चेक कर लेनी है। वो चेक करके उसको अ, देख लीजिए, क्लासिफ़ाई कर लीजिए कि वो इनकम वाली कौन-सी है और कैपिटल रिसिप्ट्स कौन-सी है ऐसी। मैंने जो बोला गिफ्ट या आपकी कैपिटल प्रोसीड्स कुछ आपने सेल किया है, एसेट कोई सेल की है, उसके पैसे कौन-कौन से हैं, उसको आपको सिर्फ़ एक बार देख लेना है। पर ये डाउनलोड करने के लिए और ये देखने के लिए आपको टाइम निकालना है क्योंकि मैंने देखा है कि बिज़नेसमैन जो भी है या जो फ्रीलांसर है, इवन एवरीवन, उनको क्या है कि ये सब करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। अगर क्लाइंट बोलेगा कि आज आ जाओ आपको एक ऑर्डर देता हूँ, तो वहाँ वो बाहर बैठ के 5 घंटे भी निकाल लेगा। पर इसके लिए किसी को 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है कि इफ यू वांट रियली टू फाइल योर रिटर्न और अभी तो एक चीज़ और हो गई है, आपका टीडीएस यानी टैक्स कट गया है और वो भी सब्सटेंशियल अमाउंट है। आपको अगर इनकम टैक्स से भरना आता है ₹50,000 आपका टैक्स कट गया है 5 लाख रुपया, तो इन दैट केस क्या हो रहा है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर लेंगे, तो आपको साढ़े 4 लाख रुपए का तो रिफंड तुरंत मिल जाता है और अभी ऐसा नहीं है कि 1 साल, 2 साल लग जाए। हम्म। गवर्नमेंट भी काफ़ी रिस्पॉन्स दे रही है और इमीडिएट इसमें अपने को रिफंड भी मिल सकता है। तो ये एक चीज़ अगर देख के बैंक अकाउंट को भी जैसे स्क्रूटिनाइज़ कर ले, तो ये ईज़ी वे में आपको अपना रिटर्न फाइलिंग हो सकता है। अच्छा, आपने इसमें स्टॉक म्यूचुअल फंड बोला और अपन इसकी बात दो तीन बार कर चुके हैं, तो एक तरफ मेरा खुद का मेरा बिजनेस का पैसा आ रहा है ना? मेरी बिजनेस से सेल्स रिसीट एंड इनकम रिसीट, या फिर भी मेरी फ्रीलांसर से मेरे को जो रिटर्न आ रहा है, और ये मेरा म्यूचुअल फंड है, ये मेरा स्टॉक है जहां से मैं पर्सनली कर रहा हूँ, तो ये दोनों पर्सनल और बिजनेस दो अलग चीजें हो गई, तो इनको मैं कैसे ट्रीट करूँ? सो फार एज़ द प्रोप्राइटरशिप इज़ कंसर्न्ड, प्रोप्राइटरशिप है, फ्रीलांसर है, तो इंडिविजुअल्स जो हैं, उनके लिए तो ये बिज़नेस वाली इनकम है, वो जाएगी अ, ब्रैकेट में बिज़नेस हेड वाले में और जो हम्म। म्यूचुअल फंड वाली है, शेयर मार्केट की कुछ गेन हो गया है, तो वो जाएगी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। हम्म। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ वाले बास्केट में और सैलरी है, तो वो सैलरी वाले बास्केट में जाएगी। क्योंकि अपने यहाँ 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी अगर मुझे रेंट भी मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मैंने प्रोक्योर की है और वो रेंट पे दी हुई है, उसका मुझे रेंट मिल रहा है, तो मेरी वो प्रॉपर्टी इनकम हो गई। सो दैट इज़ द सेकंड हेड ऑफ इनकम। थर्ड बिज़नेस, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ जो डिविडेंड और बैंक इंटरेस्ट है, वो वाली और कैपिटल गेन के अंदर ही मेरी, चाहे मैंने इंडिया से स्टॉक लिए हो या बाहर से लिए हो, दैट इज अ कैपिटल गेन फॉर मी, कैपिटल गेन, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो स्टॉक्स। स्टॉक्स हो। और अगर मैंने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है और मैंने वो करा लिया रिडीम, और म्यूचुअल फंड था पारंपरिक टाइप जो इन्वेस्ट करता है बाहर भी, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? सेम वे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने तो पारंपरिक को ही दिया हुआ है पैसा। तो हाँ। म्यूचुअल फंड मेरे लिए तो वही है। उसका अगर मुझे कैपिटल गेन हुआ ₹50 लगाए, ₹100 मिले तो ₹50,
मेरा उसमें कैपिटल गेन हो गया एंड मुझे वो इनकम में ऑफर करना है। सिंपल है। पहले एक चीज बता दूं कि ये पराग पारिक एडवर्टीजमेंट नहीं है, केवल एग्जांपल आया तो हम दोनों ले लिया है। नहीं, पर मैं इतना तो समझ गया कि आपने कहीं ना कहीं पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट किया होगा। मेरा एक्चुअली फ्लेक्सी कैप का जो है वीडियो, उसके अंदर वी वर डिस्कसिंग पराग पारिक, अच्छा, तो वहां से वो एग्जांपल लिया। ग्रेट। तो मेरे लिए तो फेवरेट है विदाउट डाउट, बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट प्रमोशन एट ऑल फॉर दैट। करेक्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन पे खत्म करते हैं ये वाला डिस्कशन विशन जी, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बहुत लॉन्ग है। एंड आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ यू फील एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट टू यू। हम लोग विशन जी के पास जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एपिसोड दोबारा से दूसरे एपिसोड्स भी करेंगे। अगर केवल 3 ऐसे लेसन्स देने हो जो आपके पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस से निकल के आए हैं, जो लोगों को हेल्प करें, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हुए लीड है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो डॉक्टर या कोई प्रोफेशन में है, अगर आपको एक ऐसा एग्जाम 3 लेसन देने हो इनको फ्रॉम अ टैक्सेशन परस्पेक्टिव, तो कुछ मिथ बस्ट करते हो, चाहे ना करते हो, बट एक एक्शनेबल तरीके से वो काम आए, तो वो क्या होंगे? फर्स्ट, डोंट ट्राई टू बी ग्रीडी। हम्म। टैक्स लेजिटिमेट है तो भरना है। सेकंड, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लीजिए। 26 ईयर्स, EIS, TIS तो मैंने बताया ही है। मैं बोलूंगा कि बैंक के स्टेटमेंट्स भी, और उसको भी माइन्यूटली चेक कर लीजिए, देख लीजिए ऐसा कोई तो नहीं है कि जो रिसिप्ट आपके पास आ गया। क्योंकि कई सारी बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं न कहीं जाए, कोई शो पे भी गए हो, तो आपको ऑनरेरियम मिल जाता है। मेबी अभी तो काफ़ी सारे अपने इन्फ्लुएंसर्स भी है, तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं से भी सोशल मीडिया से कहीं न कहीं इनकम जनरेट हो जाती है। जो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 1-2 बार गए थे, पर वो इनकम जनरेट हुई थी और आपको याद भी नहीं है। तो इफ यू गो थ्रू योर बैंक अकाउंट और उसमें ये पैसा आया हुआ है, तो डेफिनिटली अ, वो भी एक बार स्क्रूटिनाइज़ कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट। और अभी तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट भी अहेड है टाइम से, क्योंकि दे हैव ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, दे आर डूइंग डेटा एनालिटिक्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांज़ैक्शन। इसी हिसाब से आप भी अपना थोड़ा ये कर लीजिए, देख लीजिए कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी, और अगर एआई का यूज़ करके इफ यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि अभी तो इतना फास्ट हो गया है कि कैसे सारे रिजल्ट्स आपको अपने फिंगर टिप पे मिल ही सकते हैं। हम्म। और थर्ड थिंग, ऑलवेज ट्राई टू टेक एडवाइस ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रोफेशनल बिफोर इंडल्जिंग इनटू एनी रिस्क। तो एक बार और उनको मान लीजिए, अगर वो बता रहे हैं कि भाई ये ऐसा होता है, तो वो होता है। पैसा बचाने की ये इच्छा तो सबको होती है ना विशन जी। इवेंचुअली मेरा तो आपने जो क्वेश्चन बोला था कि यार 5 घंटे क्लाइंट के बाहर बैठ जाएंगे बट 1 घंटा फाइल नहीं करेंगे, तो ये सोचिए, एक तरफ मेरा पैसा आने वाला है, एक तरफ बाई डिफॉल्ट पता है भैया सब ले ही लेंगे। हमारे में टाइम वो एक चीज बता रहे थे कि पैसे को डाइजेस्ट करना होता है, पैसे को पचाना होता है। तो आपको पैसे को पचाना है ना, तो ये जो चीज़ है, आपको अपना लेजिटिमेट टैक्स भरना, अपने टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलना, और उसके उनके साथ सलाह-मशवरा करके किस तरह हम्म। आगे बढ़ सके, तो ये डाइजेशन वाली बात है। फूड तो डाइजेस्ट करते ही है, पैसा भी पचाना है। तो उसके ये लिए इंटरेस्टिंग है। थैंक यू विशन भाई, थैंक यू वेरी मच ये फॉर वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मेरे लिए तो यूजफुल इंसाइटफुल रहा, एक्शनेबल भी रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।